डोरबेल लगातार बज रही थी। दीपिका और माधव अपने आप को एक दूसरे में समाये हुए थे। दीपिका के नजदीक आकर माधव सिर्फ उसके सांसों की आवाज ही सुन पा रहा था। पर लगातार बजती डोरबेल ने दीपिका का मूड खराब कर दिया। उसने माधव को बोला, जाओ देखो पता नहीं कौन है। अरे होगा कोई, जो होगा चला जाएगा। यह कहकर उसने दीपिका को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। पर कोई था जो कसम खाकर आया था कि दोनों के रोमांटिक मूड का कबाड़ा करके ही रहेगा। माधव बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक छुट्टी ली थी, सोचा था विराट भी स्कूल चला जाएगा तो आज थोड़ा सा रोमानी हो जाएंगे और मजे करेंगे। पर किस्मत में ही कहाँ ये सब। माधव और दीपिका दोनों मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। एक बेटा था विराट जो आज स्कूल गया था। दोनों ने आज बहुत दिनों बाद एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर खुद के लिए टाइम निकाला था। पर कोई था जो बिन मौसम बरसात की तरह टपक पड़ा था। बड़बड़ाते हुए ही माधव ने दरवाजा खोला। उस समय वो सिर्फ एक हाफ पैंट में था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने दरवाजे पर आंचल खड़ी थी। कौन थी आंचल? आंचल माधव की माँ थी। जब काफी देर तक माधव अंदर नहीं आया तो दीपिका भी बाहर आ गई। कौन आया है माधव बेबी? वो सिर्फ रेड कलर की शॉर्ट नाइटी में थी। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो देखकर उसका सारा मूड हवा हो गया। इतने में माधव ने फटाफट माँ के पैर छुए और हकलाते हुए उन्हें अंदर बुलाया। दीपिका उसी बेशर्मी के साथ उनके पास गई और पैर पर एक औपचारिकता निभाते हुए स्पर्श किया और ताना मारते हुए बोली कि आने से पहले खबर की जाती है, पर लोग तो खैर आए, अंदर आए। ऐसा कहकर दीपिका अंदर आ गई। माधव भी माँ का छोटा सा सदियों पुराना सूटकेस लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। दीपिका और माधव अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शायद उन्हें अपने नंगे तनों को ढकने का एहसास हो गया था। पर उनकी सोच जो पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी, क्या वो कभी ढक पाएगी? आंचल जी निढाल होकर बाहर पड़े सोफे पर बैठ गई। आज वो सच में बहुत थक चुकी थी। अंदर से दीपिका की आवाजें आ रही थी। क्यों आई है ये यहाँ? हमारे अपने खर्चे कम है क्या जो ये भी आ गई? जल्दी इन्हें यहाँ से चलता करो। पीछे से माधव की सिर्फ यही आवाज आ रही थी। प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं करता हूँ कुछ। तुम हल्के बोलो, माँ सुन लेगी। आंचल जी की आंखों में नमकीन पानी उतर आया। वो तो यहाँ आती भी नहीं, पर उनकी तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ी हुई थी। पड़ोस के एक लड़के ने मुंबई का टिकट करवाकर उन्हें यहाँ भेज दिया। वो तो पानीपत में अकेले ही सब कुछ कर रही थी। पर जब सब अड़ोस पड़ोस के लोग बोले कि बेटा बहू पोता सब है तुम्हारे, तो यहाँ अकेले क्यों पड़ी हो? इस समय तो उनके पास चली जाओ। बेटे की प्रतिष्ठा पर कोई चोट न लगे तो वो चली आई। पर यहाँ आकर अपने आप को अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। सुबह के सिर्फ 10 बजे ही थे। दीपिका अपने कमरे से निकलकर बोली, माँ जी 4 दिन से काम वाली छुट्टी पर है तो ब्रेड पड़ी हुई है, खा लीजिएगा। और सामने वाला कमरा विराट का है, उसी में आपका सामान रख दिया है। 2-4 दिन की मेहमान हैं आप यहाँ पर, तो तब तक आप वहाँ रह लीजिए। ये कहकर दीपिका अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। आंचल जी पूरे घर को देखती रही। आंसू की बूंदें छलककर उनके गालों पर लुढ़क गई। उन्होंने बिना कुछ खाए ही अंदर की तरफ का रुख कर लिया। अंदर जाकर देखा तो विराट की बड़ी प्यारी प्यारी फोटो लगी हुई थी। बिल्कुल माधव का बचपन था। मन ममता से भर उठा। आंचल जी उस छोटे से बिस्तर पर लेट गई। तुरंत ही उनकी आंख लग गई। तभी अचानक डोरबेल बजी। वो अचानक से उठ बैठी। घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 1:45 बज रहे थे। वो बाहर आई तो अभी भी दीपिका और माधव के कमरे के दरवाजे बंद थे। फिर आंचल जी ने खुद ही दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, छोटा सा विराट दौड़कर अंदर आ गया। उसने एक अनजान औरत को अंदर देखा तो तोतली जुबान में बोला, क्या आप नई सर्वेंट हो? ये सुनकर भी आंचल जी को जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने उसको सीने से लगाया और बोली, मैं आपकी दादी हूँ। दादी? आप मेरी दादी हो? जैसे सोनू की दादी है, रीतू की दादी है। ये कहकर उसने दादी के गले में अपनी बाहें डाल दी। सबसे बेशर्मी की बात तो ये थी कि दीपिका और माधव को जरा भी होश नहीं था। नन्हे विराट ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी की तरफ इशारा कराकर दादी से अपने लिए 2 छोटे छोटे कपड़े निकलवाए और पहन लिए। फिर उसने दादी से कहा कि उसको बहुत भूख लगी है। रानी दीदी तो सिर्फ उसको एक रोटी और दाल देती हैं। तो क्या खाएगा मेरा बच्चा? विराट बहुत ही मासूमियत से बोला, दादी आलू पराठा खाऊंगा, मैंने कभी आलू पराठे नहीं खाए हैं। सोनू रोज मुझे बताता है कि उसकी दादी उसे रोज आलू पराठा खिलाती हैं। ये सुनकर आंचल जी ने तुरंत किचन की तरफ देखा। थोड़ा बहुत देखने से सब चीजें उनको मिल ही गई। इतनी देर में माधव भी बाहर आ गया। उसको भी माँ के हाथ के पराठे खाने को बहुत दिन बाद मिले थे। भरपेट खाने के बाद वो अपनी माँ की बहुत तारीफ कर रहा था
और विराट का छोटा सा पेट तो एक छोटे से परांठे से ही भर गया था। इतनी देर के बाद उन्होंने भी दो निवाले अपने मुंह में डाले। माँ को इतना काम करता देख बेटे का स्नेह जाग गया और उसने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया। इसमें उनका हाथ उससे टच हुआ तो पता चला माँ को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले गया। अंदर से ये सब कुछ देखकर दीपिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब कुछ और ही सोच रही थी। आंचल जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो 5 बजे उठकर अपने सारे काम निपटा चुकी थी। डॉक्टर की दी हुई दवा से वो अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी। सुबह के 7 बजे दीपिका के उठने की आवाज आई। जैसे ही वो बाहर आई उसने आंचल जी को ये बताया कि उसने रानी की अब हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। अब आप आ गई हैं तो अब रानी पर फिजूल में खर्चा क्यों करना। वैसे भी सारा दिन आप घर में ही रहेंगी तो खाना वगैरह आप देख लीजिएगा। रही बात घर की सफाई की तो वो सब मशीन से होती है, मैं आपको सब सिखा दूंगी। उस समय वो अपनी जुबान को शहद में लपेट लपेट कर बोल रही थी। आंचल जी को उसकी हर एक मंशा का पता था, पर उन्हें इस बात की भी खुशी हो रही थी कि चलो इसी बहाने वो अपने पोते और बेटे के पास तो रहेंगी। उन्होंने बहू की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर पर हाथ फेर कर सिर्फ इतना बोला, जाओ बेटा माधव और विराट को उठा लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। दीपिका अपनी चाल पर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि चलो फ्री में नौकरानी मिल गई। अब रानी को दिए जाने वाले 5,000 भी बचेंगे। आंचल जी ने सबके मन के अनुसार तरह तरह की चीजें नाश्ते में बनाई। तीनों के जाने के बाद उन्होंने सुकून से बैठकर नाश्ता किया। फिर पूरे घर की साफ सफाई के बाद जब उन्होंने बालकनी से झांका तो बड़ा सुंदर पार्क था, बड़े बड़े पेड़, हरियाली। कई बुजुर्ग लोग वहां बैठे थे तो आंचल जी भी वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। एक 2 साल का बच्चा जो अपनी बॉल से खेल रहा था उसकी बॉल लुढ़क कर आगे निकल गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आंचल जी को उस पर बड़ा प्यार आया। वो उसकी बॉल लेने गई। बॉल एक महिला के पैर के पास थी। वो महिला व्हील चेयर पर थी और एक बुजुर्ग उस व्हील चेयर को धीरे धीरे धकेल रहे थे। दूर से देखने से ही लग गया कि महिला पूरी तरह से लाचार है। आंचल जी ने चुपचाप जाकर बॉल उठाई ही थी कि उनकी नजर उस आदमी पर गई, उस लाचार महिला की व्हील चेयर पकड़े हुआ था। आंचल जी के पूरे शरीर में मानो करंट दौड़ गया। शरीर ने जुबान का साथ छोड़ दिया। उनका चलता हुआ जीवन जैसे आज से 30 साल पहले की समय सीमा पर पहुंच गया था। 30 साल पहले आज आंचल के मामा के लड़के की शादी थी। अपने स्वभाव के अनुसार आंचल दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। मामा मामी उसके माता पिता के समान हैं और पराग भैया उसके इकलौते बड़े भाई हैं। माँ बाप की मौत के पश्चात वही लोग तो थे आंचल का सहारा। मामा मामी ने भी उसे पूरा लाड़ प्यार दिया था और पराग भैया की तो वो जान थी। जब वो 7 साल की थी तब से वो मामा मामी के पास ही थी। रिश्ते के नाम पर यही कुछ चंद रिश्ते थे उसके पास। बारात निकलने ही वाली थी। शादी में पराग भैया के बहुत से दोस्त आए थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सारे दोस्त घोड़ी के आगे तरह तरह के डांस करके अपने दोस्त की दुल्हन को लेने जाने की तैयारी में थे। पर आंचल अभी तैयार नहीं हो पाई थी। बाल हैं कि मुसीबत बंद क्यों नहीं रहे हैं। उसने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, उस पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे फूल थे। गले में पतली सी चेन, पर कानों में थोड़े बड़े बड़े हैंडमेड झुमकी वाले कुंडल। कमर से टकराते पर थोड़े घुंघराले बाल, हल्का सा मेकअप उसकी दूध जैसी गुलाबी रंगत पर बहुत फब रहा था। पर आंचल के बाल जब नहीं बंधे तो गुस्से में उसने एक साइड नंग वाला क्लिप लगाया और लगभग भागती हुई बाहर निकली। और तभी एक जोरदार टक्करी। उफ़ो, कौन है, दिखता नहीं है क्या। ये कहते हुए वो गिरने ही वाली थी अगर सामने वाले ने उसको कसकर थाम ना लिया होता। उस झटके में वो एकदम से उसकी बाहों में थी। सामने नजर उठाकर उसने फिर वही बात कही, देखकर नहीं चल सकते क्या आप। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी बड़ी काली घनी पलकों को ऊपर उठाया तो सामने वाला अपने होश खो बैठा। उसको अपनी ओर ऐसे देखता हुआ देखकर वो हड़बड़ा गई। उसको भी एहसास हुआ तो उसने हल्के से वो मुलायम दूधिया कलाई छोड़ दी। परी लग रही थी वो। बाहर जिसने देखा उसकी आंखें उसी पर टिक गई। मामी उसको लगातार आवाज दे रही थी। वो आई मामी कहकर दौड़ती हुई भागी। ये सुमित था जो अपना दिल उस पर हार बैठा था। सुमित और पराग एक साथ जॉब करते थे। दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। कम समय में ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आज पहली बार वो पराग के घर आया था। उसके साथ उसकी माँ भी थी। उसकी माँ को कैंसर था, पर उनका यहाँ आने का मेन कारण सिर्फ सुमित के लिए लड़की देखना था। दोनों की बिरादरी एक होने के कारण वो साथ चली आई। किसी बहाने शायद यहाँ कोई अच्छी घरेलू लड़की मिल जाए। लगता था उनकी खोज यहाँ पूरी हो गई थी।
शादी संपन्न हो चुकी थी। सुबह आंचल हल्के मेहंदी कलर के सूट में और प्यारी लग रही थी। सुमित ने मन ही मन उसको अपनी पत्नी की जगह देख लिया था। घर आकर उसने माँ को तुरंत ही ये बताकर उन लोगों से बात करने को बोला। माँ तो फूली नहीं समाई। पूरी शादी में उन्होंने भी उस प्यारी सी भोली सी आंचल को ही पसंद किया था। माँ ने बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए तुरंत सुमित से कहा कि हम जाकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। वो लड़की तो हीरा है, कहीं उसको कोई और जोड़ी ना ले जाए। सुमित एक अच्छा लड़का था। एमबीए करने के बाद वो एक अच्छी जॉब कर रहा था। पराग का दोस्त होने के नाते उसकी ज्यादा खोजबीन की जरूरत भी नहीं थी। इस रिश्ते से किसी को कोई एतराज नहीं था। आंचल का उस साल सिर्फ बीए ही हुआ था। आंचल उसके आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर मामा मामी पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर आंचल सिलाई कढ़ाई में बेहद निपुण थी। जिस कपड़े को छूले उसकी कायाकल्प कर देती थी। ये उसके हाथ का हुनर भी था और शौक भी। जब आंचल से बात हुई तो उसकी हाँ ही हुई। वो अपने मामा मामी के फैसले से खुश थी, और होती भी क्यों नहीं। सुमित एक बहुत ही स्मार्ट, पढ़ा लिखा इकलौता लड़का था। उसको कोई भी लड़की आसानी से मिलती, पर उसको मासूम सी चंचल पसंद आई थी। ये उसके लिए गर्व की बात थी। सुमित की माँ का कैंसर लगभग आखिरी स्टेज पर ही था। इसलिए उनकी खुशी की खातिर 2 महीने में ही आंचल श्रीमती सुमित बनकर उसके घर आ चुकी थी। सुमित भी उसको अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाकर बहुत खुश था। उसने उस घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। माँ जी की भी दिन रात सेवा करती थी, पर उस बीमारी ने एक दिन उनको काल का ग्रास बना ही दिया। बहुत रोई थी वो उस दिन। एक बार फिर अनाथ हो चुकी थी। पर समय का पहिया कहाँ रुकता है। सुमित के प्यार से उसकी जिंदगी परी लोक की राजकुमारी की तरह चल रही थी। उसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि उसको इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। सुमित की छोटी सी सैलरी में वो ना केवल घर चलाती, बल्कि पैसे बचाकर उसने बराबर में पड़ा एक 100 गज का मकान खरीद लिया। अब उसका घर और बड़ा हो चुका था। वो अक्सर कहती कि सुमित, मैं अपना सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलूंगी। शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो नन्हा माधव भी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सब जगह उसकी तारीफ होती। दोनों का प्यार एक मिसाल बन चुका था। सुमित के प्यार ने उस रूप यौवन की मानो बरसात कर दी थी। सुमित जब उसे अपनी बाहों में भरकर कहता कि आंचल तुम बिन मैं अधूरा हूं, उसकी एक एक प्यार की मोहरें आंचल अपनी झोली में समेटती जाती। अनगिनत प्यार की रातें वो आंचल पर उड़ेलता, पोर पोर प्यार से भर देता था। आंचल को अपने ऊपर रश्क होता। उसे लगता कि वो किसी रियासत की महारानी है। सुमित वहां का राजा। आंचल, आंचल कहाँ हो तुम? सुमित चिल्लाया जा रहा था। आंचल दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे बाहर तो आओ, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। आंचल किचन में से तुरंत भागती हुई बाहर आई। सुमित उसको लगभग खींचता हुआ घर के मेन गेट पर ले गया। देखो ना आंचल, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। आंचल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने एक चमचमाती व्हाइट कार खड़ी थी। चलो ना आंचल, माधव को भी ले आओ। हम लोग मंदिर चलेंगे, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो जल्दी से आ जाओ। आंचल का दिल मोर जैसा नाच रहा था। अभी पिछले महीने ही सुमित का प्रमोशन हुआ था। सैलरी पहले वाली जॉब से दुगनी थी। बस रोजाना पानीपत से दिल्ली जाना था। अब कार आने से सुमित आराम से जा पाएगा। ये सोचकर आंचल को बहुत सुकून हो रहा था। वो भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रही थी, उसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे, उसकी खुद की भी नहीं। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। आंचल कह रही थी कि सुमित, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लो। पता नहीं कितना खराब मौसम है, ऐसे में गाड़ी चलाकर आप पानीपत से दिल्ली तक जाओगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुमित भी पूरी शरारत से उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला। जाना भी कौन चाहता है इस रोमांटिक मौसम में? दिल तो बस ऐसे ही तुम्हें बाहों में भरे रहने का ही कर रहा है। लेकिन क्या करूं जान, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और नई जॉब है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, और जो काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं वो भी तो पूरा करना है। ऐसा कहकर एक शरारती सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई, जिससे आंचल के गाल सुर्ख हो गए। आप बिना, चलो उठो, फिर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना लूं। उस रोज आंचल उसको बाहर तक छोड़ने आई और तब तक हाथ हिलाकर बाय करती रही जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। सुमित आज रोज की अपेक्षा गाड़ी धीरे चला रहा था। बारिश भी लगातार जारी थी। ऐसे में तेज गाड़ी चलाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। रास्ते में बने शेड के नीचे से दूर से उसे एक साया दिख रहा था, जो बहुत जोर जोर से हाथ हिला रहा था। ऐसे में गाड़ी रोके या ना रोके, इसी असमंजस में गाड़ी उस साये के करीब पहुंच चुकी थी। देखा, एक लड़की है जो अपने आप को उस तूफानी बारिश से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। गाड़ी के बंद शीशे, उस पर तेज बारिश, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इशारों में क्या कह रही थी। थोड़ी देर में वो कार के दरवाजे पर आ गई और शायद दरवाजा खोलने को कह रही थी।
ना चाहते हुए भी सुमित ने अंदर से डोर लॉक खोला। वो सीधे गाड़ी की सीट पर बैठ गई। थैंक यू, अच्छा हुआ कम से कम कोई तो दिखा, वरना आज तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो बोले ही जा रही थी, सुमित उसको बीच में टोकते हुए बोला, हेलो मिस, ये क्या है? सॉरी सॉरी, प्लीज मेरी बस छूट गई है, मुझे दिल्ली तक जाना है। जॉब है मेरी वहाँ, प्लीज आप मुझे थोड़ा आगे तक ऐसी जगह पर ड्रॉप कर दीजिए जहाँ से मुझे कोई सवारी मिल जाए, प्लीज प्लीज। ओके ओके, आप मेरे साथ ही चलें, मैं भी दिल्ली तक ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा आपको वहां तक। ओह रियली सो स्वीट ऑफ यू। सुमित भी सोच रहा था कि क्या मुसीबत है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसको छोड़ना भी तो मुनासिब नहीं था। इसी बीच उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा। शॉर्ट हेयर, बिल्कुल स्टाइलिश, आंखें काली, बड़ी खूबसूरत तो थी ही। उस पर करीने से लगा काजल, आईलाइनर, होंठों पर गुलाबी रंग का लिप कलर, उस पर पोल्का डॉट्स की वो लाल काले रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ भीगी हुई वो और ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। इतना अंदाजा तो लग गया था कि उसकी उम्र यही कोई 30 के आसपास होगी। इतने में उसने अपने स्टाइलिश से बैग से एक छोटा टॉवेल निकाला और खुद को पहुंचते हुए सुमित से बोली, बाय द वे माय नेम इज रजनी एंड योर्स। सुमित ने हल्के से जवाब दिया, सुमित। नाइस नेम। सुमित ने भी हूं में जवाब देकर चुप रहना ही ठीक समझा। इस पर वो शरारत से बोली, क्या बात है, क्या गर्लफ्रेंड ने किसी और लड़की से बोलने से मना किया है? ये सुनकर सुमित तब गया। हेलो श्रीमती जी, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। क्या? आर यू सीरियस? आई मीन यू आर सो स्मार्ट एंड हैंडसम। आपको देखकर तो नहीं लगता है। ओके ओके फाइन, थोड़ा चुप रहकर वो बोली, और हाँ एक और बात, मैं मिस हूँ, अभी तक मिसेज नहीं बनी हूँ। इस पर खुद ही वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि सुमित भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। पूरे रास्ते वो बोलती रही और सुमित सुनता रहा। दिल्ली आ चुकी थी। सुमित ने उसको उसके ऑफिस तक ड्रॉप किया। बदले में उसने थैंक यू सो मच कहकर अंदर की तरफ का रुख कर लिया। सुमित ने भी अपनी मीटिंग के बाद वापस अपने घर का रुख किया। घर पहुंचते ही सुमित ने यह घटना आंचल को बताई। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। 3 दिन बाद वो फिर उसको वहीं खड़ी दिखाई दी। सुमित ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करते हुए उसको बोला, आई मिस, लगता है फिर आपकी बस मिस हो गई है। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हाँ सुमित प्लीज ड्रॉप मी। सुमित बोला, डोर उसी के लिए खोला है, अब जल्दी बैठो वरना कहीं मेरा इरादा ना बदल जाए। इतना सुनते ही वो झट से बैठ गई। अब तो ये रोज का सिलसिला बन पड़ा। कभी वो खुद बस छोड़ती तो कभी सुमित उसको खुद ही अगले दिन की लिफ्ट ऑफर करता। एक दिन सुमित ने रजनी से पूछा कि रजनी, तुम इतनी सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, तुमने शादी क्यों नहीं की? इस पर रजनी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मुझे तुम जो नहीं मिले थे सुमित। ये कहकर उसने अपनी मर्यादा की पहली हद पार की थी। सुमित पर जैसे एक काला जादू सा हो गया हो। जाने किस आवेश में आकर उसने रजनी के नाजुक होंठों को छू लिया। अगले ही पल उसे करंट लगा और वो चिल्लाने लगा, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, बच्चा है, कल से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। ये कहकर उसने गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगाया। दिल्ली आ चुकी थी। उसने रजनी को कभी दोबारा ना मिलने के लिए उतारा था। रजनी की आंखों में भी आंसू थे। वो दौड़कर अंदर की तरफ चली गई। सुमित घर आ चुका था, पर अब वो पहले वाला सुमित नहीं रहा था। बात बात पर झल्ला जाता, कभी आंचल पर तो कभी नन्हे माधव पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। आंचल भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस तरह 10 दिन गुजर गए। सुमित ने रजनी को देखा भी नहीं था। उसको एक झलक देखने की तड़प ने उसकी हालत दीवानों की तरह कर दी थी। वो अपने आप पर काबू खो चुका था। आज उसने सोच लिया था कि वो रजनी को अपने दिल के हाल से रूबरू करवा कर ही रहेगा। हवस की आग में अंधा सुमित अपनी पत्नी और बेटे का प्यार, त्याग, समर्पण सब भूल चुका था। सुमित रजनी के ऑफिस के बाहर 4 बजे से ही जाकर खड़ा हो गया। 5 बजे रजनी ऑफिस से बाहर निकली। सुमित का मजनू जैसा हाल देखकर वो खुद ही उसके करीब आ गई और बोली, क्यों सुमित सर, ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतना बोलने पर ही सुमित ने उसे कसकर गले लगा लिया। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, ये कहकर उसने उसको गले लगाया ही रखा। सब आने जाने वाले उनको देखकर बातें कर रहे थे, पर सुमित को किसी की परवाह नहीं थी। रजनी ने उसको कहीं और चलने का बोला तो सुमित और वो वहीं पास बने एक होटल में गए। एक रूम बुक हुआ और फिर उस बंद कमरे में वही हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। सुमित उस बंद कमरे के पीछे आंचल को छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। रात भर सुमित घर वापस नहीं आया। रो रोकर आंचल की आंखें सूज चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप रहा था। पूरी रात एक पल को भी उसकी आंख नहीं लगी। एक छोटे से बच्चे के साथ उसने वो एक रात सदियों की तरह गुजारी, पर उसे पता ही नहीं था कि ये रात अब कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी का ये काला अंधेरा उसका नसीब बन चुका था। सुबह होते ही रजनी ने अपना फैसला सुनाया कि वो उसके साथ उसी हाल में रहेगी जब वो आंचल को छोड़ेगा, यहाँ तक कि माधव से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा।
सुमित कठपुतलियों की तरह उसकी हर बात पर राजी था। उसको तो वो चाहिए थी। सुबह के लगभग 11 बजे सुमित आंचल के पास पहुंचा। जैसे ही आंचल ने उसे देखा, उससे जाकर लिपट गई। कहाँ थे आप? मैं कितना परेशान थी। सुमित ने उसे खुद से अलग किया और अपने पास बैठाकर बोलना शुरू किया। आंचल, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोक लूँ, पर नहीं कर पाया। अब मैं दो हिस्सों में बंटकर नहीं जी सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागज़ मिल जाएँगे। ये सब सुनकर आँचल को लग रहा था जैसे गरम लावा उसके कान में उड़ेला जा रहा हो। वो चिल्ला रही थी कि क्या गलती हो गई मुझसे? मेरा कसूर तो बता दो। मैं कैसे जीऊँगी इस भरी दुनिया में? माधव का तो सोचो। उसके पैरों में झूल गई थी वो। पर आदमी जब बेवफ़ाई पर उतरता है तो उसके जज़्बात मर जाते हैं। जब वो जाने लगा तो आँचल दौड़ती हुई उसके पास पहुँची। एक एहसान तो कर सकते हैं मुझ पर। मुझसे अपना नाम मत छीनो, तलाक का धब्बा मेरे दामन पर मत लगाना सुमित। सुमित मुड़ा और उससे बोला, ये घर वो उसके नाम कर देगा। यह कहकर सुमित कभी ना आने के लिए बाहर निकल गया। आंचल का दिल चाह रहा था कि खुद को खत्म कर ले। सीने में एक आग थी और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी। किससे मदद मांगे, क्या करे? सारे सवाल मुंह फाड़ उसको चिढ़ा रहे थे। क्या पराग भैया से बात करे? नहीं नहीं, उनकी अपनी गृहस्थी है। वहां जाकर एक बार फिर उन पर बोझ? नहीं नहीं। इतने में नन्हे माधव की आवाज आई, मम्मा मम्मा। दौड़कर आंचल ने उसे अपनी बाहों में बह लिया। तू है ना मेरे जीने का सहारा, मैं सब कर लूंगी। पूरी हिम्मत बटोरकर उसने खुद को खड़ा किया। माधव को तैयार करके उसने पड़ोस की भाभी के यहाँ छोड़ा और चल दी उस बड़ी सी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बीए पास महिला को भला क्या ही काम मिलता। वो चले जा रही थी। अचानक एक बोर्ड पर लिखा था, टेलर चाहिए। आंचल के थके कदमों को राह दिखी। अंदर गई तो एक महिला कुछ लोगों को कपड़े का डिजाइन समझा रही थी, जो उन लोगों की समझ नहीं आ रहा था। आंचल दूर से यह नज़ारा देख रही थी। वो तुरंत ही समझ गई कि क्या करना है। आंचल ने हल्के से कहा, मैं करूं? उस महिला ने अपने मोटे चश्मे के लेंस से उसे घूर कर देखा और कैंची कपड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। आंचल ने कुछ ही देर में उस कपड़े की कायाकल्प कर दी। खुश होकर उस महिला ने उसे काम पर तो रख लिया, पर तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। लौटकर आकर उसने माधव को पड़ोस की भाभी के यहाँ से ले लिया और घर आ गई। समय का पहिया चलता जा रहा था। धीरे धीरे सुमित की बात सब जगह फैलती चली गई। कोई उससे सहानुभूति रखता तो कोई ताने मारता। पराग भाई उसे लेने कई बार आए, पर वो हर बार कहती कि आपका होना ही उसकी ताकत है। मुझे अपने साथ ले जाकर कमजोर ना बनाइए भैया। अब माधव बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। उसने आस पड़ोस की लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। जिस बुटीक में वो नौकरी करती थी वहां से बची कतरन उठा लाती थी। उनसे बहुत सुंदर बैग, कुशन, कवर बनाकर दुकानों पर बेच दिया करती थी। अब वो घर को अच्छे से संभाल चुकी थी। माधव भी बड़ा और समझदार हो चुका था। उसको पता था कि उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, पर क्यों, इसका जवाब उसने अपनी माँ से कभी जानने की कोशिश नहीं की। माधव ने 12वीं करने के बाद आंचल को बताया कि आगे पढ़ने के लिए उसको दिल्ली जाना है। तो आंचल जी की रूह कांप गई। यही तो वो जगह थी जिसने आंचल का सब कुछ छीन लिया था। पर आंचल स्वार्थी नहीं हो सकती थी। उसने अपने बेटे को सपोर्ट किया। पर फीस सुनकर आंचल की हिम्मत जवाब दी गई। फिर वहां रहने का खर्चा कहाँ से लाएगी? आंचल इतनी बड़ी रकम क्या करेगी? तभी उसने उसी 100 गज के मकान को बेचने का निश्चय किया और माधव का एडमिशन दिल्ली के उस बड़े कॉलेज में हो गया। माधव जा रहा था। आज भी आंचल गेट पर खड़े होकर उसी तरह हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थी जैसे उस दिन सुमित को किया था। माधव भी ये सोचकर निकला था कि वो अब यहाँ कभी वापस नहीं आएगा, उस औरत के पास जिसने उसे उसके बाप से दूर कर दिया। उसकी माँ ने जरूर कुछ किया होगा, तभी वो हमें छोड़कर चले गए। शुरू शुरू में चिट्ठी का सिलसिला चला, कुछ दिन बाद वो भी कम हो गया। आंचल रोज पीसीओ जाकर उसके हॉस्टल के नंबर पर कॉल करती। कभी माधव से बात होती तो वो बहुत पढ़ाई है का बहाना बना देता। 5 साल बीत गए थे माधव को भी गए हुए। आंचल अब वो आंचल नहीं रह गई थी। वो थक चुकी थी। नौकरी तो उसने कब की छोड़ दी थी। सिर्फ कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर उसके खर्चे लायक पैसे मिल ही जाते थे। एक दिन अचानक माधव का मनी ऑर्डर आया। उसमें पैसे थे, साथ ही एक खत था। माँ, मेरी मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अब हर महीने मैं तुम्हें खर्चे के पैसे भेजता रहूंगा। बस इतना ही लिखा था। आंचल ने आगे पीछे कई बार देखा, कहीं प्यार के दो बोल भी नहीं लिखे थे अपनी माँ के लिए। आंखों में आंसू के साथ आंचल ने पैसे भगवान के मंदिर में रख दिए और अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांगी।
उस दिन के बाद 2 बार और खत आया, एक बार शादी की खबर के लिए और दूसरी बार विराट के जन्म का बताने के लिए। आंचल उस दिन मंदिर में खड़े होकर बहुत रोई, सिर्फ यही पूछती रही कि क्या गलती हो गई उससे, क्या पाप हुआ जो उसके साथ ये हुआ। अब बहुत मजबूरी में वो माधव के पास आ तो गई थी वर्तमान पर, आज इस तरह पार्क में सुमित को देखकर उसके सारे जख्म खुल गए थे। उनमें से खून रिस रहा था जो सिर्फ आंचल और सुमित को ही दिख सकता था। वो शायद रजनी ही होगी, ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। सुमित के मुंह से सिर्फ यही निकला, आंचल। आंचल पल भर की देर किए हुए वहां से सीधे माधव के घर आ चुकी थी। शाम हो रही थी। आंचल ने खुद को ये कसम दिलाई कि वो अब पार्क में जाएगी ही नहीं। एक दिन पड़ोस की श्रीमती शुक्ला आ गई और उससे पूछने लगी कि आप माधव की मदर हो। वो एक बहुत ही बातूनी महिला थी। बातों ही बातों में आंचल को पता चला कि अभी 2 दिन पहले रजनी की डेथ हुई है। ये सुनकर उसे झटका लगा। श्रीमती शुक्ला ने ये भी बताया कि वो दोनों अकेले ही रहते थे। आंटी जी को तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसे ही देखा था। अब उनकी डेथ के बाद सुना है अंकल जी बहुत बीमार हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पता नहीं सब कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ये सुनकर आंचल का दिल सुमित को देखने के लिए तड़प उठा। पूरी रात इसी कश्मकश में कटी कि वो जाए या ना जाए। आंचल जी की अंतरात्मा ने उनसे कहा कि तू भूल गई कि उसने तेरे साथ क्या किया था। अभी तो उसके तड़पने के दिन है, मरने दे उसको। फिर आंचल जी ने सोचा कि इंसानियत की खातिर ही सही मुझे जाकर पूछना चाहिए। ये सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। माधव का व्यवहार आंचल जी से बहुत अच्छा हो गया था। उसको लग रहा था कि उसने माँ को गलत समझा। वो अपनी माँ को प्यार और तवज्जो देने लगा था। ये बात दीपिका को हजम नहीं हो रही थी। वो तलाश कर रही थी एक मौका जिसमें वो आंचल जी को माधव की नजरों में फिर से गिरा सके, और वो मौका उसको आज मिल गया था। सुबह लगभग 6 बजे आंचल जी उठी। उस समय सब सोते हैं, ये सोचकर आंचल जी बाहर की तरफ निकल गई, इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। आंचल जी सुमित के फ्लैट के बाहर खड़ी थी, इसी असमंजस में कि अंदर जाएं या ना जाएं। तभी अंदर से गिलास टूटने की आवाज आई। आंचल जी एक झटके में घर के अंदर दाखिल हो गई। आंचल जी को देखकर सुमित के मुंह से निकला, आंचल तुम आओगी, मुझे यकीन था। आंचल, यह कहते कहते ही सुमित चक्कर खाकर गिर ही जाता अगर आंचल जी नहीं संभालती। आंचल जी को पता चला कि सुमित बुखार से तप रहा है। तुरंत उसके सर पर पट्टियां रखी जिससे बुखार कुछ कम हुआ। फिर उसको दवाई खिलाकर उन्होंने बताया कि माधव यहीं रहता है, वो उसी के पास आई हैं। ये सुनकर सुमित अपने बेटे बहू और पोते से मिलने को बेताब हो गया। जब वो थोड़ा बेहतर फील करने लगा तो उसने बताया कि रजनी को बच्चे नहीं हुए। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जहनी मरीज हो गई थी। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को सुमित का दोषी मान लिया और एक फालिज का अटैक पड़ा। तब से वो ऐसे ही जी रही थी। ये सब सुनकर आंचल जी उठी और बोली कि अब वो पहले से ठीक लग रहा है, उसको चलना चाहिए। ये कहकर वो बाहर चली आई। ये सारी चीजें देखकर दीपिका को आंचल जी को जलील करने का मौका मिल चुका था। दीपिका आंचल जी के पहले ही घर पहुंच गई। जैसे ही आंचल जी ने घर में कदम रखा, उसने माधव को उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, उठो देखो जरा अपनी सती सावित्री माँ की करतूत, पूछो इनसे कहाँ से आ रही हैं ये महारानी। यहाँ इनका पुराना प्रेमी रहता है, इसीलिए तो मैं कहूँ आज तक तो ये यहाँ आई नहीं, अब कैसे ये यहाँ चली आई। अटल जी की आंखों से पानी की बरसात हो रही थी। माधव भी अपनी माँ को शक की निगाहों से देख रहा था। एकदम से चिल्लाने लगा, वाह माँ वाह, मैं सोचने लगा था कि आप अच्छी हैं। अब मुझे यकीन हो गया है, इसी वजह से पापा आपको छोड़ कर गए थे, उसी आदमी की वजह से, है ना? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अचानक से सुमित अंदर घुसा। वो माधव से मिलने की चाहत में पीछे आ गया था और घुसते ही दहाड़ा, मुझसे मिलने आई थी वो, मुझसे? मैं कौन हूँ जानना चाहते हो? बाप हूं मैं तुम्हारा, वो बाप जो किसी दूसरी औरत की वजह से तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। सारी कहानी सुनने के बाद माधव की आंखों में से पश्चाताप के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीपिका आंचल जी के पैरों पर गिर गई। माफ कर दीजिए माँ, हम लोग आपके त्याग को समझ ही नहीं पाए। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये कहकर माधव और दीपिका उनके गले लग गए। आंचल भी अपने बच्चों को गले लगाकर जी भरकर रोना चाहती थी। आज गलतियों के एहसास ने गलतफहमियों के बादलों को हटाकर नया सवेरा कर दिया था। सुमित भी दूर से खड़ा ये सब देख रहा था और उसको भी ये एहसास हो चुका था कि अब वो आंचल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए।